हेडिंग डलवाई होगी न्यूक्लियर फिजिक्स, नहीं डलवाई होगी तो डाल लो। लास्ट टर्न पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम खत्म हुआ था अपना। न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स देखिए, अभी तक एटॉमिक स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा है, जितना पढ़ा है उसमें हमने एटम से रिलेटेड बातें की थी। एटॉमिक रेडियस, बोहर एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो स्टडी अबाउट न्यूक्लियस है। ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या होता है भाई? न्यूक्लियस की बात जहां भी चलेगी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। न्यूक्लियस मतलब क्या होगा, बोलिए? एटम माइनस इलेक्ट्रॉन्स। एटम माइनस इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लियस। मतलब जहां भी जैसे बोल दिया जाए मास ऑफ न्यूक्लियस, तो मास ऑफ न्यूक्लियस कैसे निकाला जाएगा? मास ऑफ एटम माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो चार्ज ऑफ न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन को हटा दो, बचा हुआ जो भी पोर्शन है उसको हम क्या बोलेंगे? चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब एटम माइनस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये पॉइंट है जो हमको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चलना है। अब हम कुछ सिंपल सिंपल बातें करेंगे आज न्यूक्लियस से रिलेटेड। पहले लिखिए न्यूक्लियर फिजिक्स हेडिंग डाल के, क्या होता है न्यूक्लियस? एटम माइनस इलेक्ट्रॉन्स। एटम माइनस, हेडिंग लिखिए मास ऑफ न्यूक्लियस। मास ऑफ न्यूक्लियस। देखिए न्यूक्लियस को भी वैसे ही रिप्रेजेंट करते हैं जैसे एटम को करते थे। एक सिंबल लिखेंगे हम एक्स, जेड और ए। जेड क्या हो जाता है? एटॉमिक नंबर। जेड मतलब क्या हो जाएगा? ये एटॉमिक नंबर, जिनको हम क्या बोलते थे बोलो? नंबर ऑफ प्रोटॉन। ए क्या होता था? मास नंबर। मास नंबर मतलब क्या बोलो? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, या आप इनको ऐसा बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो बताइए? न्यूक्लियॉन्स। याद है, एटम में पढ़ा चुका हूं ये सारी चीजें। ठीक है, इनको हम क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियस को भी रिप्रेजेंट करने का तरीका यही है, जैसा कि हम किसको रिप्रेजेंट करते थे? एटम को। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर ही रहते हैं, न्यूट्रॉन भी कहां रहेगा? न्यूक्लियस के अंदर। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के हम न्यूक्लियस का क्या बोलेंगे? मास नंबर। और नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम क्या बोल देंगे? एटॉमिक नंबर। अब हम इसके थोड़ा सा मास से रिलेटेड बातें करते हैं। जैसे मास ऑफ न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो कैसे निकाला जाएगा? तो मास ऑफ न्यूक्लियस में क्या आएगा बताओ? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस बोलो मास ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में दो चीजें रहती है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। दोनों के मास को अगर हम ऐड कर दें तो टोटल क्या आ जाएगा? मास ऑफ न्यूक्लियस। मास ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। या फिर कुछ लोग इसको ऐसे लिख देते हैं, क्या? मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, अब अगर हम बात करें, जैसे मान लो ये एक न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस है, कौन सा? एक्स जेड ए। तो इसका जो मास होगा वो कितना होगा आपके हिसाब से? इसमें कितने न्यूक्लियॉन्स हैं? ए। अरे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिला के कितने हैं? ए। ए इज अ मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ए न्यूक्लियॉन्स है। अच्छा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का मास सेम होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का मास सेम होता है। कितना होता है? 1.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27
किलोग्राम। ये एक न्यूट्रॉन या एक प्रोटॉन का मास है, इसको ए से मल्टीप्लाई कर दें तो न्यूक्लियस के अंदर इतने ही न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, कितने, ए। तो ये टोटल क्या आ जाएगा बताओ, मास ऑफ न्यूक्लियस कितना आ गया, ए इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अच्छा, एएमयू की बात हुई थी क्या अपनी एटॉमिक स्ट्रक्चर में? एटॉमिक में मैंने एएमयू बताया था कि एएमयू क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक स्ट्रक्चर में नहीं बताया मैंने, मास के टाइम पे बताया होगा यार। चलो ये छापिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। हो गया? एटम के नोट्स हैं क्या? एटम के नोट्स हैं? आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। एएमयू ये लिख लिया क्या? ये लिख लिया। नेक्स्ट हेडिंग लिखना है क्या? एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। देखो होता क्या है ना कि फिजिक्स में या साइंस में जो यूनिट डिसाइड की जाती है, जैसे मास, मास की बहुत सारी यूनिट है, किलोग्राम है, ग्राम है, ठीक है, टन है, और भी अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीजें, मिलीग्राम है, फिर एएमयू है, तो बहुत सारे यूनिट हैं। अब ये इतने सारे यूनिट बनाने के पीछे का रीजन क्या है? ऐसे डिस्टेंस का भी, मीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, नैनोमीटर है, किलोमीटर है, ठीक है, लाइट ईयर्स है। डिस्टेंस जो है वो अलग अलग टाइप के यूनिट्स में मेजरमेंट की जाती है। इसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन ये है कि कहीं पे डेटा ज्यादा होता है, कहीं पे डेटा कम होता है। जैसे मान लो आपको ऐसा बोल दिया जाए कि यहां से दिल्ली कितने मिलीमीटर है या कितने सेंटीमीटर है, तो यहां से दिल्ली के अगर हम सेंटीमीटर निकालने जाए तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा डेटा आएगा। तो बार बार वो बोलना, तो बड़ी डिस्टेंस जो भी होती है उनको हम किलोमीटर में बोल रहे होते हैं जनरली, कि 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, ठीक है। अब अगर आपको बोल दिया जाए कि ये जो पेन है इसका लेंथ कितने किलोमीटर है, ठीक है, तो अब इसको किलोमीटर में तो मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए किलोमीटर बहुत बड़ा डेटा हो गया, इसकी वैल्यू फिर 0.0 समथिंग कुछ आ जाएगी। तो जनरली इनके लिए फिर क्या यूज होता है? सेंटीमीटर। अब मान लो इस रूम का लेंथ अगर बात करें हम, तो वो सेंटीमीटर में भी मेजर नहीं होता है। तो यहाँ पे जनरली क्या बात चल रही होती है? तो मीटर चल रहा होता है या कितने फीट है, ठीक है, फीट फुट जो है वो वर्ड हम यूज कर रहे होते हैं। तो वेराइटीज ऑफ यूनिट है,
किसी भी क्वांटिटी के लिए हम हमारे कंफर्ट के हिसाब से यूज करते हैं। तो ऐसे ही क्या हुआ, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए मैं बात करूं, मेरे पास एक सोडियम एटम है, तो Na क्या होता है 1123। सोडियम क्या होता है 1123। मुझसे किसी ने पूछा कि सोडियम के न्यूक्लियस का मास कितना है, तो मुझे ऐसा बोलना पड़ेगा क्या 23 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। समझ में आया क्या? अगर कोई मुझसे पूछे कि सोडियम के न्यूक्लियस का मास कितना है, तो मैं क्या बोलूंगा 23 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अभी जो फॉर्मूला आपने लिखा A इंटू दिस, हाँ है ना। लेकिन ये अब जैसे किसी भी न्यूक्लियस का मास पूछा जाए तो बार बार ये बोलना कि 1.67 इंटू 10⁻⁻27। उससे बेटर क्या हुआ कि एक नया यूनिट डिसाइड किया गया कि न्यूक्लियस और एटम के जो मास होते हैं उनके लिए हम किलोग्राम में नहीं चलेंगे, हम किस में चलेंगे AMU में। मतलब एक नया यूनिट बनाया गया ताकि इजीली जो है वो बताया जा सके कि किस न्यूक्लियस का किसी एटम का मास कितना है। AMU की अगर हम बात करें तो AMU में क्या हुआ कि ये 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन C612 एटम, एक कार्बन एटम लिया गया, कार्बन का एक एटम लिया गया, इसका एटॉमिक नंबर 6 हो, मास नंबर 12 हो, उसका 1/12 पोर्शन जो है उसका नाम क्या रखा गया 1 AMU। चलो अब कार्बन एटम की बात कर लेते हैं। तो कार्बन एटम में बताओ क्या क्या रहेगा भाई, मास ऑफ C612 एटम क्या होना चाहिए आपके हिसाब से 12 इंटू 1.67 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम प्लस 6 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ये समझ में आया मैंने क्या किया? मैं एटम बोल रहा हूं, एटम मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन इंक्लूड है, ठीक है। तो किसका किसका मास ऐड करना पड़ेगा आपको, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का तो सेम होता है, तो वो हमने 12 लिख लिया। 6 प्रोटॉन हो गए इसमें और 6 क्या हो गए न्यूट्रॉन, और 6 इलेक्ट्रॉन का मास मैंने उधर लिखा है। अब देखिए जब इनको हम ऐड करेंगे तो यहाँ 12 है, यहाँ 6 है, लेकिन वैल्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ 27 है पावर और वहां पे 31 है। तो या तो आपको इसको 31 बनाना पड़ेगा या फिर इसको 27। तो इसको जब 27 बनाने जाऊंगा, किसको 9.1 को, तो आपको 4 डिजिट डेसिमल को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो वैल्यू को जैसी बनेगी 0.0091 समथिंग, कुछ 3 ही हुआ, 2 3 4 हो गया 0.009। अब एक बात बताओ कि लाइक अपन इसमें 6 का मल्टीप्लाई भी कर लेता हूं तो बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं आएगी, 0.005 के आसपास आएगी। तो अगर मैं 1.67 में 0.005 जोड़ भी देता हूं तो वैल्यू तो वही 1.67 समथिंग कुछ आ रही। तो इलेक्ट्रॉन को जो है वो क्या कर लिया जाता है, नेग्लेक्ट कर लेते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम होता है कि उसको क्या कर लिया जाता है, इसको नेग्लेक्ट कर लिया जाता है। जब ये नेग्लेक्ट हो जाएगा तो एटम का मास बच गया, बताओ कितना 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये मास हुआ किसका, एक कार्बन एटम का। कितना 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻। इसका मतलब ये हुआ कि किसी एटम में जो मास होता है वो न्यूक्लियस का ही मास होता है। इलेक्ट्रॉन के मास को तो हम क्या मान के चलते हैं, नेग्लेक्ट मान के चलते हैं। तो वही है कि एटम का जो मास है वो न्यूक्लियर मास ही होता है, एटम में जो भी होता है। इलेक्ट्रॉन का कोई बहुत ज्यादा मास होता नहीं, उनको आप अगर ऐड करने भी जाओगे प्रोटॉन के साथ तो अप्रोक्स वैल्यू में कोई ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं मास की तो हम जो न्यूक्लियस का मास होता है उसी को हम एटम का मास भी बोल देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो -31 में तो वो नेग्लेक्ट हो जाएगा अप्रोक्स। अब हम बात करते हैं 1 AMU का। तो 1 AMU जो है वो इसका, ये है किसका, कार्बन एटम का मास, इसका 1/12 पार्ट है। किसका 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम का 1/12 पार्ट। तो 12 से 12 कैंसिल हो गया। देन 1 AMU जो है वो कितना निकल गया 1.67 इंटू 10⁻⁻27। कुल मिला के बात इतनी है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास है उसी को क्या बोल दिया गया 1 AMU। ठीक है क्या? तो अब अगर आज से कोई मुझे बोले कि मेरे पास एक न्यूक्लियस है XZA, ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है, और कोई मुझसे पूछे कि मास ऑफ न्यूक्लियस क्या है, मास ऑफ न्यूक्लियस क्या है, तो मेरे पास दो आंसर होना चाहिए। आंसर फर्स्ट A इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27
बोले ये रहा किलोग्राम में, और अगर आप चाहते हैं कि हम आंसर एएमयू में बोलें तो इट इज एएमयू। क्या हो जाएगा? एएमयू। क्लियर है क्या? क्योंकि ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास है इसको हम क्या बोलते हैं? 1 एएमयू। छापिए। लिख लिया? हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। मास ऑफ 1 मोल न्यूक्लियस। मान लो हमारे पास कितने न्यूक्लियस हो? 1 मोल न्यूक्लियस हो तो उसका मास कितना होगा? इसको ग्राम एटॉमिक मास भी बोलते हो आप केमिस्ट्री में। इसको आप क्या बोलते हो केमिस्ट्री में? ग्राम एटॉमिक मास। अच्छा, एक न्यूक्लियस का मास कितना है? अरे एक न्यूक्लियस का मास कितना है? ए इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। किसी एक न्यूक्लियस का मास इतना होता है, मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू 10⁻23। भाई 1 मोल मतलब कितने न्यूक्लियस होंगे एवोगैड्रो नंबर के इक्वल। तो 6 इंटू 10⁻23 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो Na से जब मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर से, अब ये आ रही वैल्यू किस में? किलोग्राम में, क्योंकि मैंने जो मास रखा है न्यूक्लियर मास वो किस में रखा है? किलोग्राम में रखा है। तो इतने किलोग्राम। अब देखिए
ए इंटू 1.67 इंटू 6 इंटू 10 टू दी पावर, बताओ क्या बचा, -4 किलोग्राम। अब ये जो वैल्यू है इसको जब आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो ये अप्रोक्स 10 बनता है। 16 6 96 होता है, ठीक है, लेकिन ये 16 से बड़ी वैल्यू 1.67, तो 9.6 से बड़ा आंसर आएगा, मतलब लगभग लगभग क्या मान सकते हैं 10, ठीक है। तो उसको अगर हम 10 माने तो बताओ वैल्यू क्या हो गई, a इंटू 10 टू दी पावर -3 किलोग्राम। अगर किलो की बात करें तो किलो होता है 10 टू दी पावर +3, तो +3 -3 हट जाएगा और क्या बच जाएगा, ग्राम। तो फाइनली जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, a ग्राम। वैल्यू क्या निकल के आ गई, a ग्राम। इसलिए होता क्या है कि जैसे मान लो आप लोग बोलते हो, आपसे पूछा जाता है कि सोडियम का जो मोलर मास है वो कितना है, आप सोडियम का मोलर मास क्या बोलते हो, 23 ग्राम। मोल कॉन्सेप्ट में रखते हो 23 ग्राम। मोलर मास मतलब, मोलर मतलब 1 मोल, वो 1 मोल सोडियम का मास है, एक सोडियम का मास नहीं है, क्योंकि एक सोडियम का मास कितना आएगा भाई, मास ऑफ 1 Na न्यूक्लियस क्या होगा बताओ, 1.67 इंटू 23 इंटू 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -27 किलोग्राम और 23 AMU। ये किसका मास है, एक सोडियम एटम या एक सोडियम न्यूक्लियस। एटम न्यूक्लियस एक ही बात है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं। और अगर हमसे बोला जाए मास ऑफ 1 मोल Na न्यूक्लियस या सोडियम न्यूक्लियस, तो उस कंडीशन में वो आंसर कितना आएगा, 23 ग्राम। तो जो किसी भी एटम या न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करते हैं, और यहां जो हम वैल्यू लिखते हैं ये ए बहुत कुछ बताता है। क्या क्या बताता है, ये नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है। अरे ए जो है मतलब XZA जो हम लिखते हैं, इसको देख के काफी सारी चीजें समझ में आती है। क्या क्या समझ में आता है, यही नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, AMU में यही एक एटम का मास है, और ग्राम में यही 1 मोल एटम का मास है, ठीक है। जैसे ये एक, मान लो ये एक एटम है मेरे पास XZA, तो इस A का मतलब क्या है, बोले ये नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जिसको क्या बोला जाता है, मास नंबर। इसको हम क्या बोलते हैं, आप समझते हैं, मास नंबर, एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास में बहुत डिफरेंस है। व्हाट इज मास नंबर, आंसर तीनों का एक ही है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू जो है तीनों की वो क्या है, एक है, लेकिन यूनिट में डिफरेंस है। व्हाट इज मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। लाइक जैसे सोडियम के लिए कोई मुझसे बोले कि मास नंबर कितना है, तो क्या बोलोगे, सोडियम का मास नंबर 23, यूनिट, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, वो नंबर है, नंबर की कोई यूनिट। सोडियम का एटॉमिक मास कितना है, 23 AMU। सोडियम का मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास कितना है, 23 ग्राम। वैल्यू तीनों की 23 23 23 है, लेकिन तीनों में बहुत डिफरेंस है। जैसे हीलियम के लिए आप लिखते हो, आप मोल केमिस्ट्री में लिखते हो ना, तो इस 4 का मतलब क्या है, यही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है, मतलब मास नंबर 4 है, एटॉमिक मास 4 AMU है, ग्राम एटॉमिक मास 4 ग्राम है। समझ में आ रही क्या बात है, 2 मास है और एक नंबर है, 2 के यूनिट है, एक का AMU यूनिट है और एक का ग्राम, ठीक है, और एक का कोई यूनिट नहीं है क्योंकि एक नंबर है। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, मास नंबर। कौन सी वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, मास नंबर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, तो फिर बाकी सारी चीजें फ्रैक्शन में हो सकती क्या। क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना है, 35.5, और कॉपर का 63.5। अरे कॉपर का कितना लिखते हो, 63 ये 0.5 क्या है, 0.5 क्या चीज है। देखिए होता क्या है ना कि केमिस्ट्री में जो आप वैल्यू रखते हो लाइक 35.5 63.5, वो क्या करते हैं कि नेचर में किसी भी एलिमेंट के जितने भी आइसोटॉप हैं, कौन ज्यादा मिलता है, 30% मिलता है, कोई 70% मिलता है, कोई 60% मिलता है, उसके अकॉर्डिंग इनका एक क्या निकाली जाती है, एवरेज वैल्यू। अब वो एवरेज वैल्यू रखते हैं कहां पे, केमिस्ट्री में। 63.5 वैसे किसी एक पर्टिकुलर कॉपर का तो नहीं हो सकता ना मास, भाई 63.5 कैसे आ सकता है, जो मास है वो A है
और ए मास नंबर है, मास नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। भाई या तो 63 होते या 64 होते। आधा क्या है, आधा कोई न्यूट्रॉन या प्रोटॉन, आधा न्यूट्रॉन आधा प्रोटॉन तो नहीं हो सकता ना। बात समझ में आ रही क्या? तो फिर 63.5 कैसे आया? बोले ये एवरेज वैल्यू होती है जो हम केमिस्ट्री में यूज करते हैं। जनरली भी किसी भी पर्टिकुलर एटम के लिए अगर हम बात करेंगे तो फ्रैक्शनल वैल्यू कभी भी है नहीं आएगी। तो बिल्कुल एकदम डिफरेंस क्लियर होना चाहिए मास नंबर, एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास में। मास नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जिसको हम ए लिखते हैं। एटॉमिक मास क्या होता है? एक एटम का मास जो कितना होता है, AMU, ठीक है। और ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? 1 मोल एटम्स का मास है वो, उसमें एन एटम्स है, बहुत सारे एटम है उसमें, उनका मास मिला के फिर वो क्या बनता है, ए ग्राम। तो सोडियम के लिए 23 AMU किसका मास होगा? 23 AMU एक सोडियम एटम का। और 23 ग्राम किसका मास होगा? 23 ग्राम 1 मोल सोडियम एटम्स का, मतलब Na सोडियम एटम्स का। और 23 क्या है उसका मास नंबर, मतलब उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम जो है वो कितना है, 23। उसमें से 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है। क्लियर है क्या? छाप लीजिए। मास पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अब। हाँ जी, स्लाइड इधर तो कुछ लिखा है, अच्छा ये लिखती है। फिर आज तो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होगा आप लोगों का, क्या लग रहा है? कि पढ़ने जा रहे हो और घर की याद आ रही है? ऐसा नहीं लग रहा ब्रेन जितना काम करना चाहिए उतना कर नहीं रहा पढ़ाई में अभी, उतना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा। कोशिश कर रहे हैं लेकिन मजा नहीं आ रहा। इसलिए बोला था मैंने कि 2-2.5 घंटे 3 घंटे डेली पढ़ते रहना, नहीं तो बाद में ऐसा लगेगा 2-3 दिन कि क्या चल रहा है। पढ़ा थोड़ा बहुत दीपावली में 2 दिन में कुछ। ऐसे कितने लोग हैं जो किताबें घर लेके गए थे वापस लेके आ गए? बहुत पब्लिक रहती वैसे, ऐसी मेजोरिटी यही रहती है। यहाँ से जाते टाइम पैकिंग में तो रख लेते हैं बुक्स कि पढ़ेंगे वहां जाके, वापस आ जाती है वो ऐसी कैसे। होंगे क्लास में, ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई ना हो। आज टेस्ट में क्या है? नहीं पता, कुछ भी पूछ लें। देखते हैं पेपर देके क्या कितना पढ़ा तुम लोगों ने। उसे मिठाई लेके आने वाले थे तुम सब लोग। हम्म
नहीं लाया कोई भी? हो गए, आगे बढ़े। मास ऑफ न्यूक्लियस हो गया। अगली हेडिंग लिखिए साइज ऑफ न्यूक्लियस। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखेंगे? साइज ऑफ न्यूक्लियस। देखिए, एटम में तो हमने बातें की बोहर से एटॉमिक मॉडल में कि एक एटम का रेडियस कितना होता है, तो बोहर बोलते हैं कितना। हाइड्रोजन लाइक एटम अगर है तो वो बोलते हैं R इज इक्वल टू 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड। याद है नहीं याद है? ठीक है। तो बोहर बोलते हैं कि किसी भी एटम का रेडियस जो है वो इतना रहता है कहीं ना कहीं, और एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻⁻10 मीटर। अब हम बात कर रहे हैं, ये तो एटम का साइज है, मतलब ये वो रेडियस है जो पूरे एटम का है। अब हम न्यूक्लियर रेडियस की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियर रेडियस, तो इसके लिए एक फॉर्मूला चलता है न्यूक्लियर रेडियस के लिए। R इज इक्वल टू R0 इंटू A⁻⁻1/3। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस R0 एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1.12, 1.1, 1.2, 1.3, 1.25, 1.28, मतलब डिफरेंट बुक्स में आपको कुछ भी लिखा हुआ मिला है 1 पॉइंट समथिंग रहता है, लेकिन आप 1.2 ले लीजिए। 1.2 इंटू 10⁻⁻15 इसका वैल्यू है किसका? R0 का। और A जो है उस न्यूक्लियस का क्या रहता है? मास नंबर। सबसे ज्यादा फेमस न्यूक्लियस होता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का जो मास नंबर होता है वो 27 होता है, इसलिए एग्जाम्स में वो बहुत पूछा गया, जब भी पूछा गया। तो 27 क्या होता है ना कि 3 का क्यूब बन जाता है, तो 3 का क्यूब बन जाता है तो क्यूब से ये कैंसिल हो जाता है। तो या तो ऐसा डेटा रहेगा जो किसी का क्यूब बन जाए, या रेशियो पूछा जाएगा न्यूक्लियर रेडियस में कंपैरिजन। अब अगर हम बात करें तो 10⁻⁻15 के टर्म में आ रही है न्यूक्लियर रेडियस। 10⁻⁻15 के टर्म में है कौन? न्यूक्लियर रेडियस। और एटॉमिक रेडियस क्या था? 10⁻⁻10। 10⁻10 और 10⁻15 कितने का डिफरेंस है? 10⁵ का डिफरेंस है। मतलब अगर इतना बड़ा एटम हो तो एक पॉइंट होगा न्यूक्लियस ओनली, और ज्यादा बड़ा बना दिया मैंने न्यूक्लियस, इससे भी छोटा होना चाहिए। मतलब ये पूरा अगर एक एटम है तो ये 10⁵ टाइम रेडियस करना है, क्योंकि आपको न्यूक्लियर रेडियस से 10⁵ टाइम बड़ा है कौन? एटम। तो एटम बहुत बड़ा होता है, हालांकि एटम भी बहुत छोटा है लेकिन न्यूक्लियस के कंपेयर में बहुत बड़ा होता है। न्यूक्लियस बहुत छोटा सा हिस्सा है किसका? एटम का। हालांकि ये बात एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी कर चुके थे कौन? रदरफोर्ड। उन्होंने बोल दिया था कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो है वो सीधे निकल गए। इससे ये प्रूफ होता है कि एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है वो बहुत बहुत छोटे से स्पेस में है, बाकी पूरी जगह में क्या है? वैकेंट पड़ी हुई है, एटम की खाली जगह रहती है। न्यूक्लियस बहुत बहुत छोटी जगह होती है जहां पे क्या रहता है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियर रेडियस जो है वो कितनी होती है? 10⁻⁻15 के टर्म में, और एटॉमिक रेडियस 10⁻⁻, मैं एक डायग्राम बना देता हूं। हालांकि जैसे लाइक ये एटॉमिक रेडियस और उसके अंदर ये न्यूक्लियस, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इतना बड़ा न्यूक्लियस तो हो ही नहीं सकता अगर एटम इतना बड़ा है तो, लेकिन मुझे डेटा लिखना है इसलिए। तो ये न्यूक्लियस है, इसकी वैल्यू 10⁻15 में चलेगी, और एटॉमिक रेडियस जो होती है वो 10⁻10 के टर्म्स में होती है। 10⁵ टाइम बड़ा रहता है कौन? एटम। किसके कंपेयर में? न्यूक्लियस के कंपेयर में। छापिए।
कांस्टेंट है। यूनिट रहेगी मीटर, क्योंकि रेडियस का यूनिट मीटर होता है, मीटर ही है। इधर मास नंबर है जिसका कोई यूनिट नहीं होता। हो गया। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। हो गया। तो न्यूक्लियर साइज बहुत छोटा है किसके कंपेयर में? एटम के कंपेयर में। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखी? डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। क्या होती है भैया डेंसिटी? बहुत टाइप के डेंसिटी होते दुनिया में, उसमें से हम मास डेंसिटी की बात कर रहे हैं जो खुद 3 टाइप की होती है, लीनियर मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी और वॉल्यूम मास डेंसिटी। तो हम वॉल्यूम मास डेंसिटी की बातें कर रहे हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो न्यूक्लियर मास को न्यूक्लियस के वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया जाए तो न्यूक्लियर डेंसिटी निकल के आ जाएगी। अब हम दोनों चीजें पढ़ चुके हैं। कौन सी दोनों चीजें पढ़ चुके हैं? न्यूक्लियर मास हम पढ़ चुके हैं, कितना होता है? ए इंटू बोलो 1.67 किलोग्राम में रखना है डेटा, 10 टू दी पावर माइनस 27 kg डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब न्यूक्लियस को मैं एक स्फेयर मान लूं क्या? तो न्यूक्लियस का जो शेप है मैं क्या मान के चल रहा हूं? स्फेरिकल शेप होगा। स्फेरिकल शेप होगा तो स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है बताओ वो कितना होता है? 4/3 पाई न्यूक्लियर रेडियस का क्यूब। अप्रोक्स 3 से पाई तो कैंसिल ही कर देते हैं। यहां पे डेटा इंपोर्टेंट है भी नहीं, वैसे एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं करना, पावर भी लेके आ जाओगे अप्रोक्स तो भी बात बन जानी है। तो बताइए डेंसिटी D इज इक्वल टू, बताओ कितना हो रहा है? A इंटू 1.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27 डिवाइडेड बाई 4 इंटू न्यूक्लियर रेडियस का क्यूब। और न्यूक्लियर रेडियस होती है ये इतनी, ये 1.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 15 इंटू A टू दी पावर 1/3। इसका क्यूब करना है, तो क्यूब करेंगे तो बताओ क्या बनेगी वैल्यू? बोलो R0 का क्यूब इंटू A की पावर 1/3 है और उसका क्यूब करने जाऊंगा तो बताओ क्या हो जाएगा? A। सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी में पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि डेंसिटी जो है वो मास नंबर पे डिपेंड। लेकिन आशीष सर ने तो पढ़ाया कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पे डेंसिटी, पीरियोडिसिटी में डेंसिटी का ऑर्डर नहीं पढ़ा तुम लोगों ने? डेंसिटी अप टू डाउन लेफ्ट टू राइट नहीं पढ़ा? एस ब्लॉक हो गया तुम्हारा? नहीं हुआ, नहीं हुआ। ब्लॉक केमिस्ट्री जब पढ़ते हो तो उसमें डेंसिटी लिखी हुई है डिफरेंट एटम्स की, किधर बढ़ती है पहले यहां तक, फिर इसका कम रहता है, फिर उसका ज्यादा रहता है। लेकिन वो एटम डेंसिटी है। एटम का साइज क्या है ना, बढ़ता घटता रहता है सेल ऐड होने पे। वो एटॉमिक डेंसिटी है। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? न्यूक्लियर डेंसिटी। दुनिया में जितने भी न्यूक्लियस है सबका डेंसिटी क्या है? सेम है, मास नंबर पे डिपेंड। जो डेंसिटी हीलियम का है, वही हाइड्रोजन का है, वही सोडियम का है, वही मैग्नीशियम का, वही कॉपर का है, वही जिंक का है, सबका सेम। ठीक है, न्यूक्लियस का, एटम की बात नहीं कर रहा हूं मैं। एटम डेंसिटी में वेरिएशन देखने को मिल सकता है, मैं न्यूक्लियर डेंसिटी की बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मास नंबर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। चलो ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल टू, बताओ क्या लिखेंगे? 1.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27 डिवाइडेड बाई 4 इंटू, बोलो R0 होता है 1.2, उसका क्या करेंगे? क्यूब इंटू 10 टू दी पावर माइनस 15 का क्यूब 10 टू दी पावर माइनस 45, 10 टू दी पावर माइनस 45। अब अगर हम बात करें तो इससे ये अप्रोक्स 0.4 टाइम कैंसर, हाँ ना। और 1.2 इंटू 1.2 करने जाएंगे अगर 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 1.44 उसमें फिर 1.2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 के आसपास कोई वैल्यू आएगी। 1.5 1.6 मान लेते हैं। तो D इज इक्वल टू, बताओ ऊपर क्या है? 0.4, नीचे मान लो 1.6 मान लो अप्रोक्स, इंटू 10 टू दी पावर, पावर सॉल्व करना है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 27 से 27 कैंसिल हो गया, कितनी बच गई? 18 बच गई। जो ऊपर जाके क्या बनेगी? 10 टू दी पावर प्लस 18। ठीक है, चलो प्लस 18 को मान लो लाइक ये पॉइंट से पॉइंट भी कैंसिल करें, इसको 1/4 भी बनाए तो 0.25 समथिंग बनेगा ये। ठीक है, तो 0.25 इंटू 10 टू दी पावर 18। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डेंसिटी जो है, डेंसिटी जो है वो 10 टू दी पावर 17 टू
10 टू दी पावर 17 टू 10 टू दी पावर 18 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के रेंज का होता है। बहुत डेंस है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है, 10 टू दी पावर 7 टू 10 टू दी पावर 18 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इतना डेंस है न्यूक्लियस। हाँ, इतना डेंस है न्यूक्लियस। वाटर का डेंसिटी 1000 होता है, 10 टू दी पावर 3। आयरन से भी ज्यादा डेंस है। आप ये आयरन वायरन कुछ भी ले लो, इनसे सबसे ज्यादा डेंस है कौन? न्यूक्लियस। 10 टू दी पावर 17 टू 10 टू दी पावर 18 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर मान लो 1 सेंटीमीटर साइज का न्यूक्लियस हो, जिसकी रेडियस कितनी हो? 1 सेंटीमीटर हो। एक छोटा सा न्यूक्लियस इतना बड़ा, जिसकी रेडियस कितनी है? 1 सेंटीमीटर अगर होती शायद, हाइपोथेटिकली मैं सोच रहा हूं, है नहीं भाई। न्यूक्लियस ऐसा कौन हो सकता है जिसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर हो? न्यूक्लियर रेडियस तो कितनी होती है? 10 टू दी पावर माइनस 15 में होती है। लेकिन सोचो ऐसा कि मान लो 1 सेंटीमीटर का न्यूक्लियस होता है, इतना सा बड़ा छोटा, तो उसका मास कितना होता? मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम को लिखते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। रेडियस 1 सेंटीमीटर का क्यूब 10 टू दी पावर माइनस 6, हाँ है ना? ये हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी 10 टू दी पावर 18। चलो इससे इसको कैंसिल भी कर लें तो भी 4 इंटू 10 टू दी पावर 12 किलोग्राम। दुनिया की कोई क्रेन नहीं है जो इतने बड़े न्यूक्लियस को उठा पाती। अगर न्यूक्लियस 1 सेंटीमीटर रेडियस का भी होता ना, तो 10 टू दी पावर 12 किलोग्राम का मास आता। कितना हेवी हो जाता न्यूक्लियस? 10 टू दी पावर 12 किलोग्राम, समझ रहे हैं आप? बहुत मास होता है। अर्थ का मास होगा इस रेंज में, और हल्की होगी अर्थ भी अपनी। हाँ वही हल्की है इसके कंपेयर में। अगर हम बात करें तो अर्थ से भी हेवी हो जाता अगर 1 सेंटीमीटर का होता कौन? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को उठा पाना ही पॉसिबल नहीं होता, दुनिया में हम होते ही नहीं अगर न्यूक्लियस इतना हेवी होता तो। लेकिन होता यह है कि भाई मास जो है वो केवल डेंसिटी से डिसाइड नहीं होता। न्यूक्लियर डेंसिटी बहुत ज्यादा है, एग्री कर रहे हैं हम, लेकिन मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी ज्यादा होने से किसी का मास ज्यादा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम भी होना चाहिए आपका ठीक ठाक। न्यूक्लियस का वॉल्यूम इतना कम है कि डेंसिटी इतना ज्यादा होने के बाद भी न्यूक्लियस हैवी पार्टिकल है या लाइट पार्टिकल है? बहुत लाइट पार्टिकल है। बहुत सारे न्यूक्लियस मैंने उठा रखे हैं इस पेन में। भाई एटम से मिलके बना हुआ है ये। अरे किससे मिलके बना हुआ है? एटम से। ठीक है, तो इसमें एटम है और एटम के अंदर क्या है? न्यूक्लियस। कितने ही न्यूक्लियस जो है वो हमने उठा रखे। हमारी पूरी बॉडी कई सारे न्यूक्लियस से मिलकर बनी हुई है। मैं तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि इतना डेंस है न्यूक्लियस कि अगर साइज 1 सेंटीमीटर भी हो जाता ना तो मास इतना ज्यादा हो जाता। तो न्यूक्लियस बहुत हैवी है, बहुत ज्यादा डेंस है, बहुत ज्यादा डेंस है, हैवी नहीं है। हैवीनेस लाइटनेस जो होती है वो अकेले डेंसिटी से डिसाइड नहीं होती, वॉल्यूम से भी डिसाइड होती। डेंसिटी बहुत ज्यादा होने के बाद भी साइज इतना छोटा है कि मास बहुत कम निकल के आता है। बहुत लाइट है कौन? न्यूक्लियस। डेंस बहुत है, लेकिन साइज थोड़ा सा भी अगर ज्यादा होता तो बहुत ज्यादा मास हो जाता। 1 सेंटीमीटर का न्यूक्लियस अब इमेजिन कीजिए कितने किलोग्राम का हो जाता? 10 टू दी पावर 12 किलोग्राम के आसपास मास का हो जाता। क्लियर है क्या? तो न्यूक्लियस बहुत ज्यादा हेवी पार्टिकल नहीं है, बहुत ज्यादा डेंस है, डेंसिटी बहुत ज्यादा है। और आप समझ ही सकते हैं 10 टू दी पावर माइनस 15 मीटर का गैप, 10 टू दी पावर माइनस 15 मीटर का गैप आप समझते हैं? आपकी जो कॉपी रखी हुई है टेबल के ऊपर, उस पर आप पूरा फोर्स लगा दें पूरी ताकत से, तो भी टेबल और कॉपी के बीच में जो जगह रहेगी वो 10 टू दी पावर माइनस 15 मीटर से ज्यादा होगी। क्या बोला मैंने आपको? आप अपना नोटबुक अपनी बेंच के ऊपर रख के अब उस पर पूरा फोर्स लगा दें ऊपर से, ठीक है, तो हम ये क्या बोलते हैं कि दोनों कांटेक्ट में? नहीं, दोनों कांटेक्ट में नहीं है, अभी भी उनके बीच में क्या रहती है? गैप रहती है, जो 10 टू दी पावर माइनस 15 मीटर से तो बहुत ज्यादा है। ज्यादा नहीं मतलब बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये अगर मैं बात करूं कि दोनों फिंगर्स मैंने बोला कांटेक्ट में, नहीं, इन दोनों के बीच में गैप जो है वो जीरो नहीं है। इन दोनों के बीच में सेपरेशन 10 टू दी पावर माइनस 15 मीटर से ज्यादा अभी भी है। बात समझ में आ रही है? 10 टू दी पावर माइनस 15 मीटर बहुत छोटा डेटा है। तो उतनी सी जगह में इतने सारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो अगर रखे हुए हैं तो सीधी सी बात है डेंसिटी तो बहुत ज्यादा आना ही था। तो न्यूक्लियर डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है। दूसरी चीज, जो न्यूक्लियर डेंसिटी है डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास नंबर। ए की पावर मैंने क्या लिख दी है? 0। डिपेंड नहीं करता, ये थ्योरी में पूछा जाता है, ध्यान रहे। तो बहुत डेंस पार्टिकल है न्यूक्लियस। और अगर हम बात करें
तो सभी का सेम होता है डेंसिटी, सभी न्यूक्लियस का, दुनिया के सभी न्यूक्लियस सेम डेंसिटी रखते हैं। हो गया क्या? नहीं लिखा था? जल्दी लिखो थोड़ा यार। काफी धीमे होगा तुम लोग 8-10 दिन में। ऐसा लग ही नहीं रहा कि कोई जिंदा व्यक्ति सामने बैठा हुआ है, मूर्तियां बैठी हुई है ऐसा। कोई रिस्पॉन्ड नहीं, हंस रहे हैं बस। क्या हो गया? जंग लग गई है तुम लोगों को क्या? हो गया क्या? बढ़े आगे। डेंसिटी हो गया न्यूक्लियस का। डेंसिटी में 2 पॉइंट याद रखना है, वैल्यू तो नहीं पूछी जाती लेकिन वो मास नंबर वाला पार्ट पूछा जाता है। डिपेंड नहीं करता, सबका डेंसिटी लगभग लगभग क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, न्यूक्लियर मास हो गया, न्यूक्लियर साइज हो गया, न्यूक्लियर डेंसिटी हो गया। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। ये एक न्यूक्लियस है जिसका रेडियस जो है वो कितना होता है, 10⁻⁻15 के टर्म में होता है। क्या न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स रहते हैं? क्या न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहते हैं? हाँ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही तो रहते हैं किसके अंदर,
तो दो प्रोटॉन के बीच में जो डिस्टेंस होगी न्यूक्लियस में वो 10⁻⁻15 के टर्म का होगा। दो प्रोटॉन कितने डिस्टेंस पे होंगे न्यूक्लियस के अंदर? 10⁻⁻15 के टर्म में। तो इनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा? 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। 1/4πε0 का वैल्यू 9 × 10⁹ Q1 Q2 दोनों चार्ज, भाई दोनों पॉजिटिव चार्ज है ना, तो प्लस प्लस रिपल्सन तो होगा ना, हाँ है ना, दोनों पॉजिटिव चार्ज, तो बोलो 1.67 इंटू 1.67 10⁻⁻19 बोलो -38 डिवाइडेड बाई के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर 10⁻⁻15 का स्क्वायर, -30 से -30 कैंसिल, क्या बच गया? -8 से +8 कैंसिल, फिर भी क्या बच गया? 10। और लगभग लगभग ये भी एक 10 ही है, मतलब ज्यादा 1.6 256 के आसपास होता है, और ये 100 है। 9 को 10 मान ले अगर अपन, तो 100 इंटू 2.56, मतलब अगर हम बात करें तो 250 न्यूटन के आसपास का फोर्स, 200 से 250 न्यूटन की रेंज का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है किसके बीच में? दो प्रोटॉन के बीच में। किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर। 250 न्यूटन छोटा फोर्स नहीं होता भैया, ठीक ठाक फोर्स होता है। 250 न्यूटन आप समझते हैं क्या? पानी की जो बाल्टी होती है, बड़ी बकेट अगर आप लेकर चले, कैंपर मान लो आप, उसमें 20 लीटर पानी होता है, तो उसका मास, मतलब वाटर का डेंसिटी अप्रोक्स हम 1 ग्राम पर ml या 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब लेकर चले अगर, तो अगर उसमें 20 लीटर वाटर है तो वो 20 किलोग्राम वाटर भी, उसका लीटर और किलोग्राम क्या होता है? सेम। तो 20 किलोग्राम मास उसका रहता है, पानी का जो कैंपर आता है, ठीक है। तो उसको उठाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ता है? ठीक है, 200 न्यूटन mg। 20 किलोग्राम के लिए 200 न्यूटन, उसमें 5 किलोग्राम पानी और डालो, मतलब 25 लीटर की बाल्टी आप समझिए। उसको उठाने के लिए जो फोर्स चाहिए, वो फोर्स लग रहा है किसके बीच में? दो प्रोटॉन के बीच में। एक बहुत छोटा सा, बहुत लाइट पार्टिकल जिस पे 250 न्यूटन का फोर्स लग गया, बहुत बड़ी बात है भाई। एक चीज होती है 250 न्यूटन का फोर्स इस दीवार पे लगाना, और एक चीज होती है 250 न्यूटन का फोर्स इस बोतल पे लगाना। बोतल फूट जाएगी क्योंकि इसका मास बहुत कम है, इसके लिए 250 न्यूटन बहुत होता है। 250 न्यूटन वैल्यू सेम है 250 न्यूटन, लेकिन बात वो है कि किस मास पे लग रहा है, उससे भी डिसाइड होगा कि उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स बाय मास। फोर्स कितना लग गया? लगभग 250। मास बोलो प्रोटॉन का। अब इमेजिन कीजिए -27 ऊपर जाएगा तो एक्सेलरेशन कितना खतरनाक आएगा। इतनी बड़ी वैल्यू एक्सेलरेशन का कि 1 सेकंड में वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट को क्रॉस कर जाए। तो दो प्रोटॉन के बीच में इतना बड़ा फोर्स, या हम बोले उन प्रोटॉन के लिए तो बहुत बड़ी वैल्यू है 250 न्यूटन। 250 न्यूटन का इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन लगने के बाद भी दोनों प्रोटॉन अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। कैसे? सवाल यह उठता है कि न्यूक्लियर साइज मान लो हम 10⁻⁻15 मीटर मान के चलें, तो फिर ये न्यूक्लियस स्टेबल कैसे है? क्योंकि इसमें तो प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्सन होगा। चलो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को अगर छोड़ दिया जाए, क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होता है। अरे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1 है, तो उसके अंदर प्रोटॉन कितना है? 1। ठीक, उसको छोड़ दो, बाकी दूसरे सब में तो 2 तो है मिनिमम। हीलियम में कितने प्रोटॉन है? 2। अब भाई 2 प्रोटॉन है तो दोनों प्रोटॉन में रिपल्सन तो होगा ना। तो प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्सन होने के बाद भी दोनों प्रोटॉन इतने पास पास कैसे रखे हुए हैं? 10⁻⁻15 मीटर के डिस्टेंस पे कैसे रह सकते हैं? तो यहां पे एक नया कॉन्सेप्ट आता है कि भैया मान रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन हो रहा है, लेकिन एक फोर्स है जो इनको बांध के रखा हुआ, जिसका नाम है न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा फोर्स? न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स जो है, उन्होंने इन दोनों प्रोटॉन को क्या करके रखा है? उस जगह पे बांध के रखा हुआ है। कैसे? बोले न्यूक्लियर फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव नेचर का होता है। कब? हमेशा। ठीक है, पहला पॉइंट क्या याद रखेंगे अपन? किस नेचर का होता है? अट्रैक्टिव नेचर का ये फोर्स है। ठीक है, मान लिया। तो क्या 250 न्यूटन लग जाएगा? अट्रैक्टिव नेचर का है तो क्या इतना ज्यादा होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस कर ले? क्योंकि आज तक हमने जितने फोर्स देखे हैं, कौन कौन से देखे हैं? इलेक्ट्रोस्टैट, मैग्नेटिक फोर्स, और एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग यही है। कौन?
इलेक्ट्रोस्टेट, इलेक्ट्रोस्टेट फोर्स सबसे स्ट्रांग है। उसके बाद कौन आता है? मैग्नेटिक फोर्स। और उसके बाद आता है सबसे वीक, अगर हम बात करें इन तीनों में, तो वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। बोले ग्रेविटेशनल फोर्स कहां वीक होता है? ग्रेविटी तो खींच लेती सबको, अर्थ की ग्रेविटी खींच लेती है भाई। अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, इसलिए हमको उसका फोर्स फील हो रहा है कि यार ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। किधर की तरफ? नीचे की तरफ। कभी आप ऐसा हो, आप बाइक से चल रहे हैं और चलते चलते अचानक से एक बड़ी बिल्डिंग आ गई, ठीक है, अब उसका मास बहुत ज्यादा है और दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लगा और आप बाइक के साथ उस बिल्डिंग पे जाके चिपक गए। क्या बोले? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लगा। भाई बहुत लाइट फोर्स है। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये तो हमको अर्थ की ग्रेविटी इसलिए फील होती क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है। कभी ऐसा फील हुआ कि यार दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लग रहा है, ठीक है, कि अट्रैक्ट हो रहे हैं या ये पोडियम खींच रहा है मुझे इधर? तो ऐसा नहीं होता, बहुत लाइट फोर्स है। क्योंकि ये अगर दो चार्ज पार्टिकल रखे होते इस डिस्टेंस पे तो उनके बीच में ठीक ठाक फोर्स लगता है। दो मैग्नेटिक पोल रखे होते हैं या मैग्नेट्स रखी हुई होती है तो मैग्नेट के बीच में फोर्स हमको फील होता हुआ दिखता है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है इलेक्ट्रोस्टेट। उसके बाद आता है कौन? मैग्नेटिक फोर्स। और सबसे लाइट अगर हम बात करें, सबसे वीक जो है वो कौन होता है? ग्रेविटेशन। ये इलेक्ट्रोस्टेट से भी स्ट्रांग है। कौन? ठीक है, तो इसको बोला गया स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। कौन? न्यूक्लियर फोर्स। बोले लगेगा कौन? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। किसके बीच में? प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में। लेकिन ये मत भूलो कि प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी लग रहा है, और न्यूक्लियर अट्रैक्शन लग रहा है तो उस रिपल्सन को बैलेंस कर लेगा। बैलेंस कर लेगा क्या मतलब? वो रिपल्सन कभी बराबरी कर ही नहीं सकता उसकी। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी स्ट्रॉन्ग फोर्स है। कौन सा फोर्स? न्यूक्लियर। इसलिए दोनों प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर रुके हुए हैं और न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल है। तो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी का जो राज है वो क्या है? न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स ने बांध के रखा हुआ है किसको? क्या होता है न्यूक्लियर फोर्स? या वैसा बोल सकते हैं क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियर फोर्स किस में लगता है? न्यूक्लियॉन्स में लगता है ओनली, बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही क्या है? न्यूक्लियर फोर्स। तो क्या न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी न्यूक्लियर फोर्स लगता है? हाँ, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी न्यूक्लियर फोर्स लगता है क्या? हाँ लगता है, क्योंकि न्यूट्रॉन भी क्या है? एक न्यूक्लियॉन से। मतलब ऐसा नहीं कि केवल प्रोटॉन को ही बैलेंस करना है, ये सभी न्यूक्लियॉन्स में लगता है। मतलब बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन भी लगेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी लगेगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगेगा, सबके बीच में लगता है। कौन सा फोर्स? न्यूक्लियर फोर्स। तीसरा पॉइंट इसके लिए अगर हम बात करें तो ये एक शॉर्ट रेंज फोर्स है। हमको क्यों नहीं फील हुआ आज तक? हमने तो कभी नहीं फील किया इस फोर्स को। किसको? न्यूक्लियर फोर्स को। बोले इसके लिए दो पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी होना चाहिए? 10⁻⁻14 मीटर टू 10⁻⁻15 मीटर। इतनी कम डिस्टेंस अगर हुई तभी न्यूक्लियर फोर्स अप्लाई होता हुआ दिखाई देता है। जैसे मान लो लाइक मैं पैर रखूं यहां पर, तो वो फ्लोर और पैर के बीच में जो गैप है वो इससे ज्यादा है। किससे ज्यादा है? 10⁻⁻, मैंने बोला था ना दो बॉडी है जैसे ये, इनके बीच में जो सेपरेशन है वो 10⁻⁻14 15 से भी ज्यादा है। ठीक है, अगर ज्यादा नहीं होता तो ये ऐसे चिपक जाते हैं। क्योंकि कौन सा फोर्स लगने लगता है? न्यूक्लियर अट्रैक्शन लगता, तो वो फिर हम सेपरेट नहीं हो पाते कभी भी। बात समझ में आई क्या? तो न्यूक्लियर फोर्स जो है वो शॉर्ट रेंज फोर्स है। कब लगता है? जब दो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी हो? 10⁻⁻14 टू 10⁻⁻15 मीटर के रेंज का क्या होना चाहिए? डिस्टेंस होना चाहिए। तो क्या क्या पॉइंट याद रखेंगे आप? अट्रैक्टिव नेचर का होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, शॉर्ट रेंज फोर्स है, फोर्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स है। चौथा पॉइंट है ये किसी कोई भेदभाव नहीं करता। भेदभाव नहीं करता मतलब न्यूक्लियर फोर्स जो है, न्यूक्लियर फोर्स जितना प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में लगेगा उतना ही न्यूक्लियर फोर्स न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी लगेगा, उतना ही न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी लगेगा। बट अगर नेट फोर्स पूछा जाए, नेट फोर्स मतलब फिर अब क्या इंक्लूड करके चलना है? दो फोर्स हो गए ना नेट में, कौन कौन से? एक तो न्यूक्लियर फोर्स और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है। तो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में एक तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन लगता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लगने की वजह से नेट फोर्स थोड़ा सा क्या आ जाता है, कम, ऑपोजिट होते हैं ना, एक अट्रैक्शन और एक रिपल्शन। तो नेट फोर्स प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में थोड़ा सा कम आता है, किसके कंपेयर में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के कंपेयर में। समझ में आया क्या? क्यों इन दोनों का इक्वल क्यों है? क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में एक ही फोर्स लगता, कौन सा, इसमें तो इलेक्ट्रोस्टेट नहीं लगेगा ना भाई। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, एक पॉजिटिव चार्ज और एक न्यूट्रल, तो न्यूट्रल और पॉजिटिव में इलेक्ट्रोस्टेट कैसे लगेगा? इलेक्ट्रोस्टेट लगने के लिए दोनों को चार्ज पार्टिकल तो होना चाहिए ना। तो इनमें एक ही फोर्स है, न्यूक्लियर। यहां कौन सा है, न्यूक्लियर। यहां दो है, न्यूक्लियर फोर्स भी है और इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स भी, और दोनों अपोजिट है, इसलिए नेट फोर्स थोड़ा सा। तो नेट फोर्स का ऑर्डर पूछे तो यह आएगा, और न्यूक्लियर फोर्स की बात करें तो वो क्या आता है, सेम। हेडिंग लिखिए न्यूक्लियर फोर्स और बोर्ड से छापिए। कुछ भी नहीं है। हो गया। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है न्यूक्लियर फिजिक्स का।
पहले क्या डी वो रेडियो एक्टिविटी सिलेबस में था तो उस पे से क्वेश्चन बहुत आते थे, आजकल इस पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। अभी तक जो आपने पढ़ा वो बेसिक बातें हैं, न्यूक्लियस की साइज क्या है, डेंसिटी क्या है, रेडियस क्या है, मास कितना होना चाहिए, स्टेबल कैसे है, न्यूक्लियर फोर्स क्या चीज है। अब जो आप पढ़ने जा रहे हैं यही मेजर पार्ट है अभी न्यूक्लियर फिजिक्स का। पहले ये नहीं हुआ करता था, ये सेकंड पोजीशन पे था। सबसे पहले जो है वो रेडियो एक्टिविटी सबसे ज्यादा पूछी जाती थी, लेकिन अभी जो है यही है इंपॉर्टेंट पोर्शन, बाइंडिंग एनर्जी और मास डिफेक्ट। देखिए भैया, मेरे पास एक न्यूक्लियस है XZA, इसका मास कितना होगा आपके हिसाब से? कितना मास होगा इस न्यूक्लियस का? बोलिए भैया। अरे मास कितना आना चाहिए? AMU, आज ही बात हुई अपनी। हाँ, कितना मास होना चाहिए? AMU। ऐसा आप सोचते हैं, ऐसा आप थ्योरी में सोचते हैं, थ्योरेटिकल मास है ये। क्या आपने कभी किसी न्यूक्लियस को तराजू के ऊपर रख के तोल के देखा है क्या? कि वो आपने वजन लिया हो उसका भैया, तुलादान कर दिया हो किसी न्यूक्लियस का, है ना, कि कितना इतना मास AMU, ये आपने थ्योरी में सोचा है या इस पे प्रैक्टिकल किया आपने? कुछ नहीं। जिन्होंने प्रैक्टिकल किया उन्होंने बताया कि प्रैक्टिकली इसका मास अगर आप निकालने जाओगे तो ऑलवेज लेस देन AMU निकल के आएगा। ऑलवेज, हमेशा ये देखा गया कि प्रैक्टिकली जो है वो AMU मास आ ही नहीं रहा था। मतलब 250 ग्राम शक्कर में 250 ग्राम शक्कर मिलाई और वो 450 ग्राम हो गई। हम सोच रहे थे कितनी हो जाएगी? 500, लेकिन निकल कितनी रही? कहां जा रहा है मास? किसी को नहीं पता चला कब तक, जब तक E इक्वल टू mc² नहीं आया। पढ़ा चुका हूं मैं एनर्जी मास इक्विवेलेंट आप लोगों को। जब तक E इक्वल टू mc² नहीं आया तब तक किसी को पता नहीं चला कि मास जा कहां रहा है। अगर प्रोटॉन का मास इतना है, न्यूट्रॉन का मास इतना है, दोनों को ऐड करें तो न्यूक्लियस का मास इतना आना चाहिए। कितना आना चाहिए? AMU आना चाहिए, ऐसा हम थ्योरी में सोचते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा कभी भी मास नहीं आया। ये प्रैक्टिकल मास है भैया। ये कौन सा मास है? प्रैक्टिकल मास। तो फिर कहां गया मास? भाई पहले जो सोचा जाता था, कई दिनों तक तो लोगों को समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। मास जो आना चाहिए वो क्यों नहीं आ रहा है? किसी भी न्यूक्लियस का मास वो नहीं आ रहा था जो हम सोच रहे थे कि इतना आना चाहिए AMU, लेकिन ऑलवेज लेस देन AMU मिल रहा था। फिर बाद में आए साइंटिस्ट कौन? आइंस्टाइन। बोलते हैं एनर्जी मास में और मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। तो एनर्जी मास में और मास एनर्जी में जब कन्वर्ट हो सकता है तब लोगों को चमका कि अच्छा, जो यहां मास कम हो रहा है वो एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो गया होगा, जो मास यहां पे कम हो रहा है वो मास एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो गया होगा, और एनर्जी रिलीज हुई होगी तभी तो न्यूक्लियस क्या हुआ होगा? स्टेबल। तो एक नई कहानी जो है वो लिखी गई। देखिए अभी हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये सच्चाई है कि नहीं है ये किसी को नहीं पता। हम मतलब दुनिया ऐसा सोचती है, हम वो पढ़ रहे हैं, ऐसा माना जाता है कि ऐसा हुआ होगा शायद। शायद अभी इस पे कोई क्लियरिटी नहीं है एकदम, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न मतलब करेंटली अभी जो है वो जिसपे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट और बहुत सारी चीजें अभी चल रही है, तो अभी क्लियर नहीं है कि ऐसा ही है, लेकिन आज की डेट में हम यही मान के चलेंगे। कहां गया मास? अगर कोई आपसे बोले कि किसी भी न्यूक्लियस का जो प्रैक्टिकल मास है वो थ्योरेटिकल मास से कम क्यों आता है या AMU से कम क्यों निकल के आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे? कि न्यूक्लियस के फॉर्मेशन के टाइम पे जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ने मिलकर क्या बनाया होगा? न्यूक्लियस बनाया होगा। उस टाइम पे न्यूक्लियस ने स्टेबल होने के लिए क्या रिलीज कर दिया? एनर्जी रिलीज किया। किसके फॉर्म में? मास के फॉर्म में। मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ और एनर्जी रिलीज हुई। उस एनर्जी का नाम है बाइंडिंग एनर्जी। उस एनर्जी का नाम क्या है? बाइंडिंग एनर्जी। वो एनर्जी न्यूक्लियस ने रिलीज किया क्या होने के लिए? स्टेबल होने के लिए, और इसलिए मास क्या हो गया? कम हो गया। कुछ आया समझ में कि नहीं आया? ऐसा सोचते हैं। क्या सोचते हैं? कि जो मास डिक्रीज हो रहा है ये किसके फॉर्म में चले गया? एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो गया। क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं। तो पहली हेडिंग पे आता हूं मैं। आपने जो लिखा उसमें से मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट का जो सिंबल रहता है वो हम डेल्टा एम लिखेंगे यहां पे पूरे में। तो डेल्टा एम की जो वैल्यू है बताओ कितना आएगा? थ्योरी में जो आप मास सोचते हैं उसमें से प्रैक्टिकल मास आपको माइनस करना है।
थ्योरेटिकल मास माइनस प्रैक्टिकल मास, वही तो डिफेक्ट है। अरे डिफेक्ट समझ में आया क्या? कितना कम आ रहा है वही मास का क्या है, डिफेक्ट। कहां गया मास? मास कहां गया? रिलीज हो गया। किस फॉर्म में? एनर्जी के फॉर्म में। क्या नाम है उस एनर्जी का? बाइंडिंग एनर्जी। डेफिनेशन क्या हो जाएगी बाइंडिंग एनर्जी की? एनर्जी रिलीज्ड बाय न्यूक्लियस, ठीक है, एट द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, आप ऐसा बोल सकते हो। एनर्जी रिलीज बाय न्यूक्लियस एट द फॉर्मेशन ऑफ, या एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के बनते टाइम उसने जो एनर्जी रिलीज किया किसके लिए? स्टेबल होने के लिए, वही क्या है? बाइंडिंग एनर्जी। एक और बोलते हैं, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि यही वो एनर्जी है जो किसी न्यूक्लियस को अगर आप वापस से दे दोगे, ये उसने रिलीज किया है, अगर अभी आप उसको वापस दे दोगे तो वो न्यूक्लियंस में टूट जाएगा। न्यूक्लियंस में टूट जाएगा मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या हो जाएंगे, ठीक है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्प्लिट न्यूक्लियस इनटू न्यूक्लियंस, ठीक है। न्यूक्लियस को न्यूक्लियंस में तोड़ने के लिए, स्प्लिट करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है वही क्या है? बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। दोनों डेफिनेशन है। डेफिनेशन पे वैसे कभी क्वेश्चन आया नहीं है, लिख लेंगे लेकिन अपन। कितनी होगी बाइंडिंग एनर्जी आपके हिसाब से? बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी आपके हिसाब से? बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा एम सी स्क्वायर। अरे एनर्जी होती है ना E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। जितना मास का डिफेक्ट आया वही एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। भाई मास कम क्यों हो रहा है? क्योंकि वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो एनर्जी कैसे निकलेगी? E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। एम कौन सा रखना है? मास डिफेक्ट। जितना मास कम हुआ वही तो किस में कन्वर्ट हुआ? एनर्जी में। अच्छा, ये बाइंडिंग एनर्जी किस में निकलेगी? जूल में। मास किस में रखना पड़ेगा? किलोग्राम में, है ना। और सी स्क्वायर तो आप जानते हो 3 इंटू 10⁸ का, सॉरी 18 लिख दिया मैंने, 3 इंटू 10⁸ का क्या है? ये स्क्वायर है, तो फिक्स वैल्यू है, तो मीटर पर सेकंड में। लेकिन होता क्या है कि फिजिक्स में जब न्यूमेरिकल आता है ना, तो मास किलोग्राम में नहीं दिए होते हैं। प्रैक्टिकल मास, थ्योरेटिकल मास, ये जो भी है सब आपके किस में चलेंगे? एएमयू में। तो आपको एएमयू को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर सी स्क्वायर से क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। तो एनर्जी किस में आएगी? जूल में आएगी। फिर जब आप चार ऑप्शन देखोगे कि कौन सा मैच हो रहा है, तो एक भी मैच नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन जूल में नहीं डले होंगे, ऑप्शन डले होंगे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ऑप्शन किस में डले हुए होते हैं? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहले तो आपको जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी ऑप्शन नहीं है, फिर 10⁶ को आपको मेगा लिखना पड़ेगा। मेगा क्या होता है? 10⁶, और फिर जाके ऑप्शन मैच करना पड़ेगा कि अब बताओ कितने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सारा कैलकुलेशन जो है वो ऑलरेडी डन हो चुका है। आप बाइंडिंग एनर्जी को सीधे से लिख सकते हो 931.5 इंटू डेल्टा एम। ये लीजिए, मतलब बाइंडिंग एनर्जी आपकी आ गई सीधे किस में? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और डेल्टा एम जो आपको यहां रखना है सीधे किस में रखना है? तो कोई कन्वर्जन करना ही नहीं है, ये डायरेक्ट जुगाड़ है। बेसिक तो ये है, लेकिन पूरा कैलकुलेशन होगी इसमें। सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई भी हो चुका है, एएमयू किलोग्राम वाला कन्वर्जन भी डन हो चुका है, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कन्वर्जन भी डन हो चुका है, मेगा जो लगाना था वो भी लग चुका है। आपको सीधे क्या करना है, जो भी मास आपके पास एएमयू में आए, प्रैक्टिकल मास, थ्योरेटिकल मास, दोनों का डिफरेंस लेना। क्या आएगा सीधे? मास डिफेक्ट। किसमें? एएमयू में। उसको किलोग्राम में कन्वर्ट नहीं करना है, सीधे 931.5 से मल्टीप्लाई करोगे, सीधे आंसर किस में आ जाएगा? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कोई कन्वर्जन नहीं करना, ना जूल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ना किलोग्राम, कुछ नहीं करना है, सीधे आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल के आएगा। डेटा आप एएमयू में रखो, 931.5 का मल्टीप्लाई करो। तो ये फॉर्मूला काफी काम का अपने लिए। तो ये होती बाइंडिंग एनर्जी। क्या है बाइंडिंग एनर्जी? स्टेबल होने के लिए न्यूक्लियस ने क्या किया? एक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज किया, उसी को क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। या वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो न्यूक्लियस को दे दें तो वो न्यूक्लियस में टूट जाएगा, वो भी क्या है? बाइंडिंग एनर्जी। पहले ये लिखिए,
क्या हो गया? लिख लिया था ना, बाइंडिंग एनर्जी लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे एनर्जी रिलीज्ड बाय न्यूक्लियस at the time of formation of nucleus. Energy released by nucleus at the time of formation of nucleus. और करके दूसरा डेफिनेशन भी लिख लो, एनर्जी रिलीज बाय न्यूक्लियस एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस. बस दूसरा लिख लीजिए, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक न्यूक्लियस इनटू न्यूक्लियॉन्स. एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक न्यूक्लियस इनटू न्यूक्लियॉन्स. दोनों ही बाइंडिंग एनर्जी है, एक ही बात है. एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक न्यूक्लियस इनटू न्यूक्लियॉन्स. ठीक है, वो भी बाइंडिंग एनर्जी है. छापिए बोर्ड से. हो गया? बढ़े आगे. अच्छा, अब न्यूक्लियस ने स्टेबल होने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज किया, जिसका नाम क्या रखा अपन ने? बाइंडिंग एनर्जी. तो इस हिसाब से तो ये होता है कि जिस न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी जितना ज्यादा होगा वो न्यूक्लियस उतना ज्यादा स्टेबल होगा. बाइंडिंग एनर्जी वो अमाउंट है जो किसी न्यूक्लियस ने स्टेबल होने के लिए रिलीज किया. तो जिस न्यूक्लियस ने जितना ज्यादा अमाउंट रिलीज किया होगा, मतलब जिसकी बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, वो न्यूक्लियस उतना ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए ही तो एनर्जी रिलीज हो रही है. किसके फॉर्म में? मास के फॉर्म में. अब मैं आपको एक कहानी बताता हूं कि दो फैमिली है, दो परिवार हैं, जिन्होंने स्टेबिलिटी के लिए कुछ अमाउंट जो है उसका एफडी किया, फिक्स डिपॉजिट. कुछ अमाउंट जो है वो बैंक में रखा है, ठीक है, फ्यूचर के लिए, स्टेबिलिटी के लिए. अब एक फैमिली ने जो है वो 10 लाख रुपए रखे हैं बैंक में, और एक फैमिली ने 20 लाख रुपए रखे हैं. तो ज्यादा स्टेबल फैमिली कौन सी है? आपको एक बात बता दूं कि जिस फैमिली ने 10 लाख रुपए रखे हैं वहां 4 मेंबर हैं, और जिस फैमिली ने 20 लाख रुपए रखे हैं वहां पे 18 मेंबर हैं. तो कौन सी फैमिली ज्यादा स्टेबल है? जिसने 10 लाख रुपए रखे. तो अमाउंट मैटर करता है या एक व्यक्ति को कितना अमाउंट मिल रहा है वो मैटर करता है? सेम कहानी न्यूक्लियस में है. बाइंडिंग एनर्जी डिसाइड नहीं करती कि कौन सा न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होगा. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिसाइड करेगा कि कौन सा न्यूक्लियस, मतलब बाइंडिंग एनर्जी अमाउंट है जो रिलीज होने, मतलब जो स्टेबल होने के लिए रिलीज किया गया है. स्टेबिलिटी के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज किया किसने? किसी भी न्यूक्लियस ने, वही क्या है? बाइंडिंग एनर्जी. बट बाइंडिंग एनर्जी किसी भी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं करती. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, एक न्यूक्लियन के हिस्से में कितनी एनर्जी आ रही है उससे डिसाइड होगा कि न्यूक्लियस कितना स्टेबल होगा. बाइंडिंग एनर्जी से स्टेबिलिटी डिसाइड नहीं होती. तो बताइए, जो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के, ये ध्यान रखना, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस। तो स्टेबिलिटी जो है वो बाइंडिंग एनर्जी से डिसाइड नहीं होती, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से डिसाइड होती है। एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास एक न्यूक्लियस है एक्स 10-20 और एक न्यूक्लियस है वाई 40 और 82 मान लेते हैं, लाइक 82 नहीं मानते, एक मिनट को कुछ ले लेते हैं, 38-80 ले लेते हैं, 20-40 चल जाएगा। अब जो बाइंडिंग एनर्जी का डेटा है इनका मैं वो लिख रहा हूं। इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है 160 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इसकी 560 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। दोनों न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी आपके सामने लिखी हुई है, एक्स का और वाई का। तो वही है, इस फैमिली ने कितना डिपॉजिट किया है 160, इस फैमिली ने कितना किया है 560। तो कौन सी फैमिली ज्यादा स्टेबल है, पहले वाली या दूसरे वाली? फर्क नहीं पड़ता कि अमाउंट कम है, लेकिन पर न्यूक्लियन को कितना मिल रहा है उससे डिसाइड होगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो ये तो हो गई बाइंडिंग एनर्जी। अब मैं आ रहा हूं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस पे। तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बताओ कितनी बनेगी? 160 बाई 20, 160 बाई 20 बोले तो 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसकी कितनी बनेगी? 560 बाई 80, तो ये बताओ कितना बनेगा? 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ज्यादा होने के बाद भी कम स्टेबल है कौन सा न्यूक्लियस? वाई न्यूक्लियस। इन दोनों न्यूक्लियस में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है? एक्स इज मोर स्टेबल जी कंपेयर टू वाई। ये कहानी समझ में आई क्या? बाइंडिंग एनर्जी को कौन डिसाइड करता है, मतलब सॉरी स्टेबिलिटी को कौन डिसाइड करता है? बाइंडिंग एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। छापिए, चाहो तो लिख भी लेना, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाइंडिंग एनर्जी, नॉट बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, नॉट बाइंडिंग एनर्जी। हो गया, बढ़े आगे। देखिए जितने एलिमेंट नॉन है अभी तक, तो एटॉमिक नंबर और
बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के बीच में अगर हम एक ग्राफ बनाएं तो वो ग्राफ का जो शेप है वो ऐसा मिलता है, चूहे जैसा। मतलब इस टाइप का कोई ग्राफ बनता है। हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसकी? आयरन की। आयरन न्यूक्लियस दुनिया का सबसे स्टेबल न्यूक्लियस है। आयरन न्यूक्लियस दुनिया का सबसे स्टेबल न्यूक्लियस है क्योंकि उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो कितनी होती है? 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उससे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अभी तक जो नॉन एलिमेंट्स है उनमें किसी की भी नहीं है, सबकी कम है। देखिए बाकी सबका इससे नीचे ही आना है। टॉप पे जो है वो कौन है? आयरन। ठीक है, बाकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो आयरन से बड़े न्यूक्लियस का भी कम होता है और आयरन से छोटे न्यूक्लियस का भी कम होता है। क्यों होता है, क्या चीजें, इन पे थोड़ा सा हम डिस्कशन अब आगे करेंगे। अभी आप ये ग्राफ बना के रखिए, इसके आगे अपन कल कंटिन्यू करेंगे। हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसका है? आयरन का।